आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग यहाँ क्लास 11th की मैथ शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने लिया है सेट थ्योरी। देखो सेट थ्योरी बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन एक ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे रिलेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ पाएंगे। और सेट थ्योरी आपको प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा कि किस तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर से आप इस तरह के सिंबल्स को जानेंगे जो मैथ्स में यूज़ किए जाते हैं। एक तरह से समझें आप, मैथ्स की लैंग्वेज को यहाँ से समझना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सिंपल भी है और ज़रूरी भी है। सबसे पहली चीज़ कि सेट है क्या। तो आप देखें, सेट से हमारा मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसका एक सेट बनाना। ठीक है। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे अगर आप मैथ्स में हैं तो नंबर्स की बात करिए, नेचुरल नंबर का कोई कलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि जो भी कलेक्शन किया जाएगा, अगर हम कुछ भी आपसे कहते हैं कलेक्शन करने, जैसे हमने आपसे कहा कि ब्लू पेन्स का कलेक्शन करो, ठीक। अब आप अकेले तो हैं नहीं, हो सकता है हमने 5-6 लोगों से कहा हो। तो हम जो भी बात कहेंगे, जिस भी चीज़ का कलेक्शन करने को या सेट बनाने को कहेंगे, वो इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम जितने लोगों से कहें सब उस चीज़ को सेम समझें। मतलब अगर हम आपसे कहते हैं कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन करो जो 5 से छोटे हों, तो आप किसका करेंगे? 1 का करेंगे, 2 का, 3 और 4। ये 4 नंबर आएंगे, 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा है लेस देन 5। अब यही बात अगर हम और किसी से कहते हैं तो वो भी इन्हीं 4 का करेगा। हो सकता है आगे पीछे करे, 3 2 4 और फिर 1, इस तरह से कुछ करे। ठीक है, आगे पीछे कर सकता है। फिर किसी और से कहा, मतलब इस दुनिया में किसी से भी आप कहें, किसी भी इंसान से आप कहें कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन करो जो कि 5 से कम हो, तो वो सब इसी का कलेक्शन करेंगे। मतलब हमने जो भी कलेक्ट करने को कहा वो वेल डिफाइंड था। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ है सेट में, कि हम कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन कर रहे हैं तो किस चीज़ का? जो कि वेल डिफाइंड है। मतलब किसी से भी कहा जाए तो वो उसको एग्जैक्ट वही समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कलेक्शन किया जा रहा है और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का किया जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। अब क्या वेल डिफाइंड नहीं है? मन में आ रहा होगा कि फिर किस आधार पे हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखो, पर्सन टू पर्सन अगर ये बदलने लगे तो वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ एग्जांपल लेके समझिए। हम आपसे कहें कि आपके फेवरेट प्लेयर्स का, क्रिकेट प्लेयर्स की आप लिस्ट बनाइए या उसका सेट बनाइए। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स की अगर बात करें तो कोई पर्सन है ए, हो सकता है उसको पसंद हो सचिन, कोहली। ठीक, ये दो प्लेयर्स की बात करते हैं। कोई दूसरा आदमी, हमने उससे कहा कि आप अपने फेवरेट प्लेयर्स का कलेक्शन बनाइए। उसके हो सकता है कोई और हो, जैसे हो सकता है रोहित, ठीक, धवन। अब देखिए, जो पर्सन ए था उसने सचिन और कोहली का बनाया, भाई होंगे उसके फेवरेट प्लेयर। बी है, उसने रोहित और धवन का बनाया, हो सकता है उसके फेवरेट प्लेयर हो। तो ये क्या है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि हमने वर्ड क्या बोल दिया? फेवरेट प्लेयर। तो फेवरेट किसी का कोई कोई है, कोई कुछ है। ठीक है ना। इसे आप कहें कि आप अगर ये कह दें कि टॉप 10 बुक राइटर्स का नाम लिखो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। टॉप 10 बुक राइटर्स तो किस आधार पर, किस फील्ड में? इस तरह से ये चीज़ें देखो, जिस भी उसमें क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड आ जाएंगे कि फेवरेट या फेमस, इस तरह की चीज़ें,
तो ये बदल सकती हैं। इतना स्पष्ट होना चाहिए, वही कहा ना वेल डिफाइंड, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि इस दुनिया में किसी को भी आप बताएं तो वो सेम बनाए। आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं, जैसे हमने पहले ही बनाया था, तो 1 2 3 4 ये कहा था कि लेस देन 5 हो, नेचुरल नंबर हो। कोई दूसरा बनाता है 2 3 1 4, कोई कुछ और बनाएगा, आगे पीछे है कलेक्शन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलेक्शन सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, बात को समझ पा रहे होंगे। अब आप देखें, हमने ये तो कह दिया कि सेट बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहेगा, सब बात ठीक है, लेकिन लिखेंगे किस तरह, कॉपी पे किस तरह दिखाएंगे, तो उस पे बात आती है। अच्छा, एक चीज और, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, यहां से ये मेन टॉपिक उठता है। एक चीज और ये छूट गई, आप किसी भी सेट में, जैसे आपने लिखा 2 3 4 1, लेस देन 5 की वही बात हो रही थी। अगर आप इसको रिपीट कर दें, जैसे 3 को आपने रिपीट कर दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 3 को एक ही बार गिना जाएगा। क्यों? 3 बार 3 लिखने का क्या मतलब है? 3 कोई बार बार आप कलेक्ट कर रहे हैं। हमने क्या कहा है, नेचुरल नंबर हो जो लेस देन 5 हो, तो 1 2 3 4 सीधे सीधे लिखिए। रिपीट करेंगे कोई मतलब नहीं उसका, तो रिपीट नहीं करना होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास दो तरीके हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो दो फॉर्म है हमारे पास, रोस्टर और सेट बिल्डर। एक एक करके दोनों को बताएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। जो नेचुरल नंबर वाला जो एग्जाम्पल लिया था, उसमें मेन बात रिप्रेजेंटेशन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाएगा। सुनते चलिए, लिखवाएंगे नहीं इसको। और इस तरह ऐसे ब्रैकेट्स में कॉमा दे दे करके एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तभी ना समझ में आएगा कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। कैसे सारे एलिमेंट सेपरेट होंगे, कौन सा एलिमेंट अलग है, कौन से सेम है, उसके लिए कॉमा दे दे करके ऐसे ब्रैकेट्स में हम लोग इसको लिखते हैं और डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। A B C D X Y Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका है। अब आ जाते हैं कि ये तो एक तरीका बताया, दो फॉर्म है हमारे पास कि हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकें। एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर। देखो, रोस्टर बहुत ही इजी है और सेट बिल्डर बहुत ज़रूरी है आपके समझने के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, तो इसी तरह यही है रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है ना हमने, रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है इसको। जब हम ब्रैकेट्स में कॉमा दे दे करके अलग एक एक एलिमेंट को लिखते जाते हैं तो उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी है, समझ गए आप कि रोस्टर फॉर्म क्या है। लेकिन समस्या तब आई, अब अगर हम आपसे कह दें कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मान लो B से डिनोट कर रहे हो, तो 1 2 3 4 अप टू 100 तक आपको लिखते रहना होगा। कितनी देर आप लिखते रहेंगे? एक रोस्टर फॉर्म में तो एक एक एलिमेंट को लिखते जाना है। अगर आप 100 तक लिखते रहेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया। देखिए, नाम से एक क्लियर होगा, सेट बिल्डर। किस तरह से सेट बिल्ड किया गया है या बनाया गया है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। मतलब कहने का और साफ करते हैं। देखिए, अगर हम कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दें, कुछ ऐसी लाइन लिख दें या कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ करके सेट को डिफाइन कर दें कि आखिर हम सेट में किन चीज़ों का कलेक्शन करना चाहते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखने के बजाय हम सेट में कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करके ये लिख दें या ये दर्शा दें कि हम इसका कलेक्शन करना चाहते हैं। हमारा मेन आइडिया क्या था कि हम सेट में वो चीज़ें लिखें जिससे दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ के सेम कलेक्शन करें जो हम करना चाहते हैं या हमने किया है। तो हम या तो इसको एक एक एलिमेंट लिखें,
चूंकि उसमें टाइम लग रहा है तो हमने ये किया कि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करके ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिसको पढ़ के कोई भी सेम कलेक्शन कर लेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मेन हमें यहाँ क्या समझना है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहीं से आपको देखो लैंग्वेज लिखना आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, अब मान लो हमको कलेक्शन करना है, सेट ए हमारा है इस तरह का, बहुत लंबा नहीं लिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 और 12। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। इसको लिखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसी तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखें, तो लैंग्वेज लिखें तो कोई आधार होना चाहिए, किस आधार पे ये सेट बना है पहले हमें ये समझना होगा। आप ध्यान दें, बहुत ही ईजी है, इवन नंबर्स हैं ये सब, नेचुरल इवन नंबर्स हैं, 2 है 4 है 6 है 8 10 12। तो नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ये सब जो है 2 के मल्टीपल हैं, है? इसी तरह इसको डिफाइन कर दीजिए कि हमारे सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 के मल्टीपल हैं। अब एक चीज़ और समझिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 × n है, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, बहुत हो सकता है। कहाँ तक है, ये तो 12 ही तक है ना, कहाँ तक है, 12 तक ही है। अब क्या करें, तो देखिए आपने जब इंट्रोड्यूस कराया तो 2n से कराया, 2 × n। अब n के बारे में बताइए कि n क्या चीज़ है, भाई आपने नई चीज़ जोड़ी, अगर 2n 2 × n दिखाया तो n बताइए क्या है। तो हमने कहा कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। इन्होंने कहा अच्छा नेचुरल नंबर है तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत कुछ हो सकता है, इनफाइनाइट तक है वो तो हमने कहा नहीं, नेचुरल नंबर तो है लेकिन उसकी लिमिट है, केवल आप 6 तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अब समझ में आ जाएगा किसी को भी कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब 1 से तो शुरू है, कहाँ तक है, 6 तक है, तो 2 3 4 5 और 6, यानी n की वैल्यू सिर्फ इतनी रखी जा सकती है। और जैसे जैसे n की वैल्यू रखी जाएगी, जैसे n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, 5 रखेंगे 10, 6 रखेंगे 12। यहीं तक देखो सेट बना। तो जो भी चीज़ आप लिखें उसके बारे में बताएं कि ये क्यों आपने इंट्रोड्यूस कराया है। अब देखो यहाँ लिखते कैसे हैं, लिखेंगे इस तरह, मान लो हमने x कोई एलिमेंट माना, x ये क्या दिखा रहा है कि ये इस सेट का एलिमेंट है, x सच दैट का मतलब होता है कैसा, मतलब इस प्रकार, ठीक, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 × n, 2 × n। क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ये तो पढ़ ही लेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब जब 2n आया तो यहाँ कॉलन लगा के n के बारे में बताया हमने, तो हमने कहा n बिलोंग्स टू, देखिए ये एक नई चीज़ आई, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हमने कहा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम इस तरह दिखाते हैं, डबल n बना करके, ठीक है, जैसे रियल नंबर का होगा तो डबल r बनाएंगे, इंटीजर्स का होगा तो डबल z बनाएंगे, इस तरह से कुछ बेसिक जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं सेट, n हो गया रियल नेचुरल नंबर, रियल नंबर z इंटीजर हो गया, ठीक, नेचुरल नंबर डबल n 1 2 3 अप टू ऐसा, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर दे दिया। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, ये जो चीज़ हमने लिखी, ये हमने लिखा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को आप ऐसे समझिए कि ये उस सेट से संबंधित है, बिलोंग करता है।
जैसे आप कहीं घर से बाहर निकलते होंगे और आपको बाहर का कोई आदमी पहचाने तो किस तरह पहचानता है? किसी को बताएगा ये गुप्ता परिवार का लड़का है, ये चौरसिया जी का लड़का है, ये तिवारी परिवार का लड़का है। किस तरह बताते हैं? इस परिवार का लड़का है, मतलब आप उस परिवार से संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं। यही बात है। ये जो n है ना, इसका परिवार नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। हाँ, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। ये n, स्मॉल n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये उस परिवार का लड़का है। ठीक, अब उस परिवार का, तो उस परिवार में तो इतने लोग हैं, तो हमने कहा नहीं, उस परिवार का एक टुकड़ा है, ये लिखे रहिए बिलोंग्स टू। ग्रीक लेटर है, इस तरह से लिखते हैं, देखो ऐसे सी बनाओ और उसको बीच से यूं काट दो। ठीक, सी बनाया और यहां से काट दिया, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है ग्रीक लेटर है, बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें कि हमने जो लिमिट बताई कि कहाँ तक n होगा, उसके लिए भी बताना होगा हमें। क्या लिखेंगे? कॉलन लगा के n लेस देन और इक्वल टू, या केवल लेस देन लगाएं, 6 तक यूज़ करना है ना, लेस देन 7 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे चीज़ को देखो, ऊपर वाले को मिटा दो, ऊपर वाले को मिटा दो, हमें नहीं पता ऊपर क्या लिखा है। हमें सबसे पहले आंख के आगे यही आया, हमारा क्वेश्चन ही यही है। तो क्या है? हमने पढ़ा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। हम समझ गए कि मतलब सेट का जो एलिमेंट है वो डिफाइन है किस तरह? 2n के मल्टीपल में। हाँ, और n जो है वो नेचुरल नंबर है। हमने कहा ठीक है भैया, अगर नेचुरल नंबर तो मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर के 2 3 ऐसे होगी। और हमने आगे पढ़ा कि ये 7 से छोटा है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 है, 7 नहीं है क्योंकि लेस देन की बात है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये सेट के एलिमेंट्स तो है नहीं, ये तो n है। सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 2n से, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो सेट का एलिमेंट क्या आया? 2, फिर आया 4, फिर आया 6 8 10 और 12। अब हम समझ गए कि हमारे सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। तुरंत हमने एक सेट लिख दिया, यहीं लिख दो, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। समझ गए? इसी तरह से कुछ चीज़ें सिर्फ आपको लिखनी है। हमने आपको सारे सिंबल बता दिए, बिलोंग्स टू, कॉलन लगा के, ये सच दैट इसको पढ़ते हैं। ठीक, एक जो छोटी सी चीज़ छूट गई थी वो बता दें कि तरह तरह के आपने जितने भी पढ़े हैं रियल नंबर, अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो रियल नंबर में की है। ठीक, रियल नंबर का जो सेट होता है उसको डबल आर से दिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर को डबल करके लिखते हैं, जैसे आप आर यूँ लिखते होंगे, इसी को 2 लाइन यहाँ खींच के इस तरह से। ठीक, बुक में भी आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपको दिखेगा थोड़ा तिरछा सा या डबल करके उसको। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? रियल नंबर में सब कुछ है, -1/2 1/3 2 5 -8 और पाई √2, ये सब क्या है? इर्रेशनल है। पाई और √2 तो इर्रेशनल है, लेकिन वो सब भी हैं। ठीक है, इसकी हम कोई लिमिट नहीं बना रहे हैं। इस तरह से ये सो ऑन का चिन्ह होता है। ये जो हमने यहाँ लिखा ना, जैसे हमको लिखना हो 2 4 6 8, तो ये जो हमने यहाँ लिखा 3 डॉट्स ऐसे बना दिए, इसको पढ़ते हैं एंड सो ऑन। मतलब ये आगे इसी प्रकार चलता जाएगा, बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े उसके लिए एंड सो ऑन कर देते हैं। 2 4 6 8 है, तो अब इसको देख के कोई भी समझ जाएगा कि हाँ ये 10 12 14 16 इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है क्या क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब रियल नंबर से नीचे आते हैं तो रेशनल नंबर, इसको क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू को यूँ डबल लिख देते हैं। क्यू में ये जो डंडी है उसको डबल कर दो। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जहां पर
क्यू होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, जहां क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, आपको पहले से पता होगा, क्योंकि क्यू 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्यू अगर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम इसीलिए कहते हैं कि क्यू 0 ना हो। अच्छा, रियल नंबर हो गया। इंटीजर्स की बात करें तो उसको जेड से दिखाते हैं, फिर वही बात की डबल कर देंगे। इंटीजर क्या है? जो इस तरह से 2, 4, -6, -8 इस तरह से, या और अगर इसको व्यवस्थित ढंग से हम लिखें तो ये होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, इंटीजर्स है, मतलब ऐसा नहीं है 1.5, 2.38, ठीक है, या 2.71, 3.14 इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक, अब आप देखें आगे सेट बिल्डर हो गया, रोस्टर हो गया, किस तरह से लिखेंगे उसकी भी बात हो गई। एक छोटा सा पॉइंट और, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। क्या है वो? जैसे हमने सेट लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दो 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, नंबर की बात ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। इसको लिखने का यह तरीका होता है कि n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ब्रैकेट में a को लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 6। क्या पढ़ते हैं इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a या ऑफ a। ठीक, एलिमेंट्स इन सेट a। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक, अब हमने यहीं पे एक एग्जांपल लिया ही है, तो आप इस तरह से इसको देखें। बुक में वैसे बहुत क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरह लिख, एग्जांपल आप देखिए, ज़रूर देखिए बुक में, क्योंकि अभी आपने लिखना सीखा नहीं है। मेरी एक एग्जांपल बता देने से आपको ये नहीं कि सब समझ में आ गया होगा। बुक में आप एग्जांपल्स को देखिए और किस तरह से उसने लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि बुक में से सिर्फ कॉपी में लिखते जाएं, या एग्जांपल्स तो सॉल्यूशन दिया ही है। एग्जांपल्स को ध्यान से धीमे धीमे पढ़िए कि किस तरह लिखा जा रहा है, क्या तरीका है। एक और एग्जांपल हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप इसमें खासियत क्या देख रहे हैं? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, तो ये 2 की पावर में चल रहा है, यानी 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 5 और 6 इस तरह से है। ये देखो, लिख सकते हैं 2 पावर 1, 4 को 2, 2, 2 लिख सकते हैं ना। अब अगर हम इसको डिफाइन करना हो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए तो क्या करेंगे हम? x जो कि एलिमेंट है सेट का, सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 की पावर की बात हो रही है तो 2 की पावर n, स्मॉल n है। अब हमें n को इंट्रोड्यूस करना होगा, कोलन लगाया, n क्या है? तो देखो 1 से शुरू हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n को डबल लिखेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट को दिखा रहा है। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो स्मॉल n हमने लिखा है वो नेचुरल नंबर के परिवार का लड़का है। ठीक, क्या लिमिट है इसकी, कहाँ तक जाएगा ये? तो 1 से लेके 6 तक जाएगा, मतलब n लेस देन और इक्वल टू 6। ये भी एक तरीका है लिखने का। n इज लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5, 6 यहाँ तक लिया। क्यों हमने 1 से ही शुरू किया? n लेस देन में तो निगेटिव भी हो सकता है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है मतलब शुरुआत होगी 1 से, अंत होगा 6 पे। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा और फील आया होगा सेट बिल्डर में, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है। जब तक आप एग्जाम्पल देखेंगे नहीं समझ में आएगा।
क्योंकि थोड़ा नया है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी और जैसे बिलोंग्स टू अभी पढ़ा, सच दैट पढ़ा, इस तरह के कुछ सिंबल्स पढ़े, अभी और पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें और मज़ा आएगा। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कुछ आ जाइए आप टाइप्स ऑफ सेट पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट कोई ऐसा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, खाली नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि सेट क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला इम्प्टी सेट। अब बताइए भाई, किसी को क्या नहीं समझ में आया? इम्प्टी मतलब क्या होता है? इसी को कहते हैं नल, नल सेट, या कहते हैं वॉइड सेट। ठीक है, क्या इम्प्टी का मतलब आपको नहीं पता? क्या रिक्त, खाली, मतलब इसमें कुछ नहीं है, इस सेट में कुछ है ही नहीं। अब हम आपसे अगर कह दें एग्जांपल के तौर पे कि ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करो या सेट बनाओ जो 2 से डिविजिबल हो, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि भैया जो ऑड है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए तो उसको ऑड कह रहे हैं। और अगर हम ये कह दें कि ऑड नंबर का कलेक्शन बनाओ जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हम लिखें, ठीक, इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, किससे? फाई, इस तरह पढ़ते हैं इसको, फाई। ठीक है, फाई ग्रीक लेटर है ये भी, ऐसे ज़ीरो बनाया, ऐसे लिख लो, और बीच से इसको काट दिया, ओ बनाया या ज़ीरो बनाया, जो भी आप कहें, और बीच से काट दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फाई। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह लिख दिया, जैसे आप ये लिख दें कि इस तरह ब्रैकेट में फाई लिख दें, तो अब फाई क्या है? एलिमेंट हो गया इसका, क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखोगे, 2 लिखा, 4 लिखा, हाथी घोड़ा, कुछ भी लिखो, वो अब इस सेट का एलिमेंट है। आपने फाई लिख दिया तो फाई इज एन एलिमेंट, इस समय ये एलिमेंट हो गया एक। तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, इसमें एक एलिमेंट आ गया। इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, ऐसे। ठीक, अगर आप यूं लिख दें, खाली ब्रैकेट अगल बगल खींचें, अंदर कुछ ना लिखें, तो भी ये एम्प्टी सेट को दिखा रहा है। ठीक, केवल फाई लिख दें तो ये भी एम्प्टी सेट को दिखा रहा है। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये एलिमेंट हो गया एक। अच्छा, अब एक पॉइंट और, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी एम्प्टी सेट n ऑफ फाई इज 0, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है तभी ना उसको एम्प्टी सेट हमने कहा। अब एक चीज़ और यहाँ से उठ के आती है कि अगर आप इस तरह 0 भी अंदर लिख देते हैं तो अब 0 एलिमेंट है, 0 जो है एलिमेंट हो गया अब, तो आप अंदर 0 भी नहीं लिखेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गलतियाँ हो जाती हैं लिखने में। केवल ब्रैकेट बना के बंद कर दिया, ठीक है, एम्प्टी सेट है। केवल फाई लिखा, ठीक है, एम्प्टी सेट है। ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया तो अब फाई एलिमेंट हो गया। ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया तो अब ये एलिमेंट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी एम्प्टी सेट इज ऑलवेज 0, क्योंकि डेफिनेशन ही वही है भाई, एम्प्टी किस आधार पे कर रहे हो? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पे। एम्प्टी सेट ये तो पहला था। दूसरा क्या है आपके पास? सिंगलटन सेट। सिंगलटन आप काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये सिंगल है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ एक है, एक एलिमेंट है इसमें, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा इन सब में? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 1 है। तो जिसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट
यूनिटरी होगा या 1 होगा उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। देखो सब नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगलटन यानी एक एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम या इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर इकलौता है 2, जो कि इवन भी है भाई, 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं, और 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है। ठीक, प्राइम नंबर जानते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो 2 सिर्फ खुद से है और 1 से है। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, केवल 2 का, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। ठीक, आगे चलें, नाम से क्लियर हो रहा होगा सब, कोई ऐसी बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी है मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन है मतलब एक एलिमेंट होगा। देखिए आपको कोई पढ़ाना तो है नहीं, अभी तो आपको खुद ही पढ़ना है, तो नाम ऐसा बहुत बोझ की तरह मत लीजिए। आपसे जैसे ही किसी ने पूछा एम्प्टी सेट क्या होता है, तो आप शब्द पे तुरंत गए, एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट नहीं, बोल दो यही बात। सिंगलटन, सिंगल मेरे टाइप का है, मतलब एक ही है, अकेला है, एक एलिमेंट है, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा आप आ जाइए, फाइनाइट सेट, जिसका हमें एंड पता हो, एंड तक जिसको हम गिन सकें, वो फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट। ठीक, अब जैसे हमने लिखा था, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 होगा, 4 होगा, 6 और 8 होगा। लेस देन 10 की बात की है तो यही होंगे। तो हम अंत तक गिन पा रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 तक गिन लिया, मतलब फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सके 4 था। हम कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से लिखते हैं, देखो बताया था ना, डबल एन करके लिखते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, 1 से शुरू तो होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा भैया, इस तरह से ऑन लगा के छोड़ दिया। जब अंत तक गिन ही नहीं पा रहे हैं भाई, इनफाइनाइट क्या है, आप पहुंच सकते हैं क्या, बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर भी मौजूद है। ठीक है, आप कितना बड़ा नंबर बोलो, हम उसमें 1 जोड़ देंगे और बड़ा हो गया, तो आप इनफाइनाइट तक कभी पहुंच तो सकते नहीं। तो इनफाइनाइट कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिसको आप लिख सकें। आप इनफाइनाइट को यूं लिखते हो वो ठीक है, हाँ, लेकिन इनफाइनाइट कोई एक नंबर तो नहीं ना है, डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट पे हम पहुंच नहीं सकते। ठीक, तो यही बात है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। ये था फाइनाइट, ये है इनफाइनाइट, यही चौथा टाइप भी यही है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जिसको अंत तक गिन सकें वो फाइनाइट, जिसको अंत तक गिन ही ना सकें वो इनफाइनाइट। जैसे रियल नंबर का सेट है, वो भी क्या है, इनफाइनाइट है ना। इसी तरह की चीजें। अब देखिए आपने 4 टाइप पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। कोई याद रखने की जरूरत है क्या, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, सिंगलटन यानी एक एलिमेंट होगा, फाइनाइट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट होंगे, अंत तक हम काउंट कर सकेंगे, इनफाइनाइट जिसको हम अंत तक काउंट नहीं कर सकेंगे। ठीक, और कौन सा टाइप है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। अब देखिए अभी यहां तक जो बात होती थी वो एक सेट की बात हो रही थी कि एक सेट वो खुद में कैसा है। अब यहां हम 2-2 सेट की बात करेंगे। ठीक है, यहां लिख लीजिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। एक्सक्लूसिव सिर्फ यहां और कहां, ठीक है, एक्सक्लूसिव से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अभी समझ में आ जाएगा। मान लो एक सेट हमने लिया 1 2 3 और एक दूसरा सेट बी लिया
4, 5 और 6। ठीक है, आप एक चीज़ देख रहे हैं, इन दोनों सेट में क्या कुछ भी कॉमन है क्या? इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग सेट हैं, डिसजॉइंट हैं एकदम, कहीं से कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, एकदम अलग अलग। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 कुछ कॉमन नहीं है। यही होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वर्ड बोला जाता है ना, सिर्फ यहाँ और कहाँ, तो सिर्फ यहाँ और कहाँ, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एक्सक्लूसिव वर्ड से याद रहेगा, जिस तरह एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन ये याद रहा, एक्सक्लूसिव से भी ये याद रहेगा। ठीक, फिर अगला क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, उसकी तुलना में वो समान है। किस प्रकार की तुलना में? इक्वल नहीं है, ये मत समझो कि इक्वल है, किसी एक तुलना में, किसी एक गुण के आधार पर, किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर वो उसकी तरह है। जैसे अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको मैगी खाना पसंद है और आपको भी मैगी खाना पसंद है, तो मैगी खाने के आधार पर दोनों सेम है। अगर उनका कंपैरिजन इस बात पे किया जाए कि मैगी खाना किसको पसंद है, तो दोनों दोस्तों को पसंद है, यानी दोनों मैगी खाने के मामले में सेम है। लेकिन क्या दोनों पूरी तरह से सेम है? नहीं, अलग अलग हैं। भाई आपका नाम कुछ और होगा, उसका नाम कुछ और होगा, उसकी एज कुछ और होगी, हाइट कुछ और होगी, वेट कुछ और होगा, अलग अलग। अब चीज़ें बदलने लगी। एक किसी गुण पर आप दोनों सेम हैं, किस पे? मैगी खाने के मामले में। किसी और का कुछ और भी हो सकता है कि एज सेम है, बर्थ डेट सेम है, वेट सेम है, एक एक गुण हो सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम पर्सन नहीं ना हो जाएगा वो। आप उसको कहेंगे कि ये मेरे इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, यही बात है। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों। अगर जैसे आपने यही जो लिया हमने सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है और इसमें भी 3 है। कोई तीसरा सेट ले लें सी, उसमें क्या है? ए बी सी, स्मॉल लेटर्स से लिखें। ठीक, इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं? 3 ही हैं। तो ये तीनों इक्विवेलेंट हैं क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक, बात समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं इक्वल सेट पे। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है? कि एकदम सेम टू सेम लिखे। जैसे यहां तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात थी इक्विवेलेंट में, यहां सेम टू सेम हो। जैसे हमने एक सेट लिखा -2, 3, 5, 8, -13। ठीक, कोई सेट हो सकता है, ये होगा। बी एक सेट हमने लिखा 5, 8, 3, -13, -2। सी एक सेट लिखा 8, 3, 5, ए बी। ठीक, इस तरह सेट लिखा। अब आप इन तीनों सेट को देख के क्या पता लगा पा रहे हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। भाई हमने पहले ही बताया था, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसमें -2 है, अच्छा इसमें -2 है क्या? हाँ इसमें भी है। 3 है, 3 है। 5 है, हाँ 5 है। 8 है, 8 है। -13 है, -13 है। इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इसमें, न कम न ज़्यादा। तो ये सेम हो गया, क्योंकि हमें क्रम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेक्शन होना चाहिए। नीचे वाले में देखें, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 5 है, इसमें भी 5 है। कुछ कुछ लग रहा है, लेकिन देखो इसमें A है क्या? इसमें A है क्या? नहीं है। इसमें B है, इसमें B है या इसमें है? कहीं नहीं है। तो C इनके इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मामले में, तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर देखो तो तीनों बराबर हैं, यानी इक्विवेलेंट सेट हैं। तीनों क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लेकिन क्या इक्वल है? तो नहीं, इक्वल के मामले में सिर्फ A है और B है, C इनके इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स इसके बदल गए। ठीक,
अब इस पूरी कहानी से आप एक लाइन लिख लीजिए, ये बात आपको समझ में भी आई होगी कि जितने भी इक्वल सेट हैं अगर वो इक्वल हैं तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उनके इक्वल होंगे ही, क्योंकि एज इट इज वही सेट लिख दिया गया है, क्रम बदल के या बिना क्रम बदले भी। हाँ, तो एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, एवरी इक्वल सेट is equivalent but every equivalent set is not equal। ठीक है भाई, अगर सेम टू सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम है हम उसको इक्वल कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इस लाइन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन तो बहुत ज़रूरी है लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं। लॉजिकल रहिए कि भाई कोई दो सेट है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो हम इक्विवेलेंट कह देंगे। लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम नहीं है तो इक्वल नहीं ना कह सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कह रहे हैं कि दो सेट इक्वल हैं, इक्वल हैं का मतलब जो एलिमेंट्स इसमें है वही 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 एलिमेंट्स उसमें भी हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब सेम टू सेम एलिमेंट उसमें हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही होंगे। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के देखिए कि इक्विवेलेंट और इक्वल में हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और अब आप कितना पढ़ चुके हैं, कितने लायक हो गए कि कितनी एक्सरसाइज आप कर सकें अपनी बुक से। ठीक है, उसके भी बात कर लेते हैं। हमने पहले देखा सेट क्या है, तो हमने कहा कलेक्शन है भाई। दूसरा पॉइंट देखा रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमने बात की इसमें हमने बात की कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, ब्रैकेट्स में कॉमा दे करके एलिमेंट्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, दो तरह से हम करते हैं। एक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखते हैं, या इसी को कहते हैं हम लिस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा हमने कहा अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएं उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म। मेन आइडिया हमारा ये था कि हम जो भी कलेक्शन करें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, इतना डिफाइन हो कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को बताया जाए तो वो उसी चीज़ का कलेक्शन करे जो हमने किया है या जो हम कराना चाहते हैं। तीसरा हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट। ठीक, टाइप्स ऑफ सेट में आपने देखा एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। दूसरा हमने देखा सिंगलटन सेट जो बिल्कुल आपकी तरह है, वो भी अकेला है, उसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक, फिर हमने देखा फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों या जिसको हम अंत तक गिन सकें। फिर हमने चौथा देखा इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को हम अंत तक ना गिन सकें या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें इनफाइनाइट हो। पांचवा हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। छठा हमने देखा इक्वल सेट। ठीक, every equal set is a equivalent but all equivalent sets are not equal। ठीक, ये चीज़ हमने सारी आज डिस्कस की यहाँ पर, एक एक एग्जांपल साथ साथ बताते भी गए। अब अगला टॉपिक जो आपका रहेगा उसको यहाँ देख लीजिए कि अगले बार हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सुपर सेट और पावर सेट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये वाला। मेन आप सबसेट समझ जाएंगे तो बाकी तीन फटाफट खटखट करके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मेन जो टॉपिक है वो सबसेट ही है, उसी आइडिया पे बाकी तीन भी फटाफट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगला लेक्चर मिस बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रीम है इस चैप्टर की, क्रीम। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब इन चीज़ों को जो पढ़ा इसके आधार पर आप अपनी एनसीईआरटी की
1.1 और 1.2 ये दो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आपका ये काम होगा कि एग्जाम्पल्स को पहले आप देखें कि किस तरह से लिखा जा रहा है सेट बिल्डर में खास तौर पर, हाँ, और ये दो एक्सरसाइज कर लें, सबसेट के बारे में चाहें थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, चलते चलते एक छोटी सी चीज आपको और बताते चलते हैं। कोई सेट ए लिखा 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 जो है वो ए परिवार का लड़का है। अगर हम लिख दें 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 5 है? नहीं, तो इसको बीच से काट दो, बिलोंग्स को बीच से काट दो, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, छोटी सी चीज़ है, जरा सी रह गई थी, आप लोग खुद ही समझदार हैं, बुक वगैरह पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, अगले लेक्चर में सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट, इसको पढ़ना है। आप थोड़ा सा बुक से पढ़ के आएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।